फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फसई के रिगार्डिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये बहुत बार न्यूज में रहती है और हर दिन, लगभग हर दिन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। सेकंड बोल रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये काम करती है। वन सही है, दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है। देखो दूसरा गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है ये, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। और ऑटोनोमस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए हमारा सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है अकाउंट एग्रीगेटर। देखो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कई बार। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है अकाउंट एग्रीगेटर ये एक फ्रेमवर्क है जो फर्स्ट अनाउंस किया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी इसकी। और देखो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है इसके लिए, मतलब ये डॉक्यूमेंट शेयर करता है डिजिटली किस किस के बीच में, बैंक और बोरोअर, यानी कि जो क्या है बैंक होते हैं और जो उधार लेता है बैंक से उसके बीच में डॉक्यूमेंटेशन कौन करता है, अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर जो होता है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करते हैं। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है 3 स्टेटमेंट नहीं 2 स्टेटमेंट दी हुई है इसमें। इसमें नीपा और कोविड-19 जो बीमारी है डिसीज उसके रिगार्डिंग दी हुई है। ये बताना है कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है नीपा वायरस का और कोविड-19 का, ये सिम्टोमेटिक बेस पे किया जाता है, मतलब ना तो इनके लिए कोई दवाई है अभी, इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिक कि ऐसा हो कोरोना की एक टैबलेट दे दी या नीपा वायरस की टैबलेट दे दी, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जैसे लक्षण जो हो रहे हैं, जैसे बुखार हुआ तो बुखार की दवाई दे दी, जुकाम हुआ तो जुकाम की दवाई दे दी, तो ऐसे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि डेथ रेट, मृत्यु दर है, वो दोनों में सेम है लगभग, नीपा में भी और कोविड में भी। आपको करेक्ट बताना कौन सा, 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब दूसरा गलत है क्योंकि जो नीपा वायरस की बीमारी है इससे ज़्यादा मौत होती है, ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, लगभग 92% लोग मर जाते हैं जिनको होता है। अगर 100 लोगों को हुआ तो समझ लो 92% लोग मर गए। तो इसका सिर्फ 1 करेक्ट है, एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ओशन एसिडिफिकेशन के रिगार्डिंग दिए हैं स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना आपको। जब ओशन एडिफिकेशन मतलब एसिड, ये ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो ये क्या क्या इसके कारण हो सकता है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकारियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो देखो समुद्र में जो ओशन में ये कैलकारियस फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, ये प्रभावित करेगा। और जो कोरल रीफ होते हैं उनको भी प्रभावित करेगा। और ये क्या है, जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन में ये सहायता करता है, यानी कि जो क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस है उसमें भी सहायता करता है। आपको बताना करेक्ट 1 2 2 ओनली 1 3 या 1 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा गलत है क्योंकि ये देखो एक सब्सटेंस होता है क्लाउड सीडिंग में, क्लाउड फॉर्मेशन में जो सहायता करता है सल्फर, और ये सल्फर इमिट नहीं करता, लेस सल्फर इमिट करता है ओशन जब एसिडिफिकेशन हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, हमारे पहले 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है भाई साहब कि देखो ओशन में CO2 की मात्रा बढ़ गई, एसिड की मात्रा बढ़ गई या CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो एसिड जब बढ़ जाता है तो ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं उसको, ऐसी कंडीशन को। जब ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो सल्फर का कंटेंट लेस इमिट करता है, लेस रिलीज करता है, कम रिलीज करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जो होती है, ये जो टेम्परेचर बढ़ा दिए हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देती है और ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी जो रेडिएशन है जिसको ये एब्जॉर्व करती है, जिसको सोखती है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये सारी रेडिएशन को, सोलर जो रेडिएशन होती है सबको ये एब्जॉर्व करती है, या अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का उसको एब्जॉर्व करती है, वाटर वेपर होता है एयर में उसको ये क्या है एब्जॉर्व करती है और उसमें हीट रिटेन करके रखती है। नेक्स्ट बताना है कि इंफ्रारेड पार्ट होता है जो सोलर रेडिएशन का, उसको एब्जॉर्व करती है। सही आंसर है भाई साहब डी। देखो जो सोलर रेडिएशन आ रही होती हैं ये पृथ्वी से टकरा के वापस जाती हैं, जो वापस जा रही होती है उनको CO2 एटमॉस्फेयर में होती है उसको एब्जॉर्व कर लेती है, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो इसको एब्जॉर्व करती है ये, ना कि सभी पार्ट को। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो स्मोग होता है एयर पॉल्यूशन में, स्मोग इज ए काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये किसकी वजह से होता है स्मोग, यानी कि धुआं सा होता है जो एयर पॉल्यूशन में, धुंधलापन, ये किसकी वजह से होता है। जो अगर कोल को जलाया जाए बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब कोयले को, उसकी वजह से स्मोग हो जाता है एयर,
मतलब एयर में, और पॉल्यूशन हो जाता, मतलब पॉल्यूशन हो जाता है एयर में, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। स्लेश और बर्न ऑफ क्रॉप, जब हम फसलों को जलाते हैं उसकी वजह से भी होता है ये एयर पॉल्यूशन। जो पॉल्यूटेंट होते हैं पेंट और हेयर स्प्रे जो होते हैं, हेयर में स्प्रे करते हैं ना बालों में, या फिर पेंट जो दीवारों पे पेंट वगैरह दरवाजों पे पेंट करते हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, डी, सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो क्या है बायो मैग्निफिकेशन करने के लिए अकर होते हैं, मतलब निकलते हैं। तो ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं और किस तरह के होते हैं, इनके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना आपको। देखो पॉल्यूटेंट जो बायो मैग्निफिकेशन करते हैं उनको क्या है बायोलॉजिकली एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए उन्हें। पॉल्यूटेंट को क्या है लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में थोड़े समय के लिए रहें, काफ़ी समय तक होना चाहिए अगर बायो मैग्निफिकेशन के लिए उन्हें प्रोसेस में मतलब सहायता करनी है इसकी बायो मैग्निफिकेशन की। ये पॉल्यूटेंट क्या है फैट में सॉल्यूबल नहीं होते। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 2 1 3 1 ओनली 1 2 3। देखो तीसरा गलत है, क्योंकि फैट में सॉल्यूबल होते हैं, होना चाहिए इनको पॉल्यूटेंट को अगर बायो मैग्निफिकेशन में ये सहायता करेंगे। बाकी के दो सही हैं, यानी कि हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, ये बायोमास गैसिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। जो बायोमास गैसिफिकेशन होता है ये क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड बायोमास फ्यूल होता है उसको गैसियस कंबस्टिबल गैस में कन्वर्ट कर देता है, एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके द्वारा। जो कोकोनट सेल है, कोकोनट होता है ना नारियल, उसके ऊपर जो होता है सेल, या ग्राउंड नट सेल्स है, या व्हीट स्टो है, मतलब जो मूंगफली होती है मूंगफली का कवर और नारियल का कवर और व्हीट के स्टो, इनसे भी क्या है बायोमास गैसिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, मतलब बायोमास से गैस बनाई जा सकती है। ये जो कंबस्टिबल गैस होती है इससे क्या है केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब इसको जलाते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 ओनली 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा गलत है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन भी निकलती है, CO2 भी निकलती है, और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, और इसमें कहा है ओनली हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए गलत हो जाता है। हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है, इतने थे आज।